तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी फीचर लोडेड बाइक्स पे बात की, बहुत सारी ऐसी बाइक्स के बारे में बात की जिनमें कि आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में बात करें जिनमें कि आपको फीचर्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, और कुछ कुछ इस लिस्ट में बाइक्स ऐसी भी है जिनमें कि आपको फीचर्स एकदम ना के बराबर भी देखने को मिलते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ ही में कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बिना देरी करते हुए सीधा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 6 नंबर पे से। तो 6 नंबर पे एक्चुअली में एक नहीं दो बाइक्स है, और वहीं यही जो दो बाइक्स है इस लिस्ट में ये अभी आपको सेल पे मिलती नहीं है क्योंकि इनका कोई BS6 मॉडल आया नहीं है मार्केट में। और बाद बाकी इस लिस्ट में जितनी भी बाइक्स मैंने इंक्लूड किया है सभी आपको सेल पे अभी मिल जाती है, सभी का BS6 मॉडल मार्केट में अवेलेबल है। वैसे यहाँ पे जो हम लोग दो बाइक्स के बारे में 6 नंबर में बात करें, ये दोनों बाइक जब सेल पे थी तो इनमें तभी भी बहुत ही कम फीचर्स आते थे, मतलब अपने कॉम्पिटिटर बाइक्स के अगेंस्ट में इनमें एकदम ना के बराबर फीचर्स आपको देखने को मिलते थे। और यहाँ 6 नंबर में हम लोग बात करें होशोंग GT250R के बारे में और GT650R के बारे में। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके पूछते हैं कि भाई होशोंग GT250R इतने में मिल रही है, GT650R इतने में मिल रही है, मतलब ये सब बाइक्स को एज अ यूज्ड बाइक के तौर पर लेना चाहिए या नहीं। तो उनमें से 90% बंदों को मैं यही रिप्लाई करता हूँ कि ये जो बाइक है आपको एज अ सेकंड हैंड बाइक के तौर पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो सर्विस है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खराब है। और ख़राब से मेरा मतलब ये है कि इस कंपनी की बाइक की सर्विस आपको मिलती ही नहीं है। गिन चुन के लगभग 2 या 3 सिटीज़ ही ऐसी है जहाँ पे होशोंग अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसलिए अगर आप लोगों में से कोई लोग होशोंग की कोई सेकंड हैंड बाइक खरीदने जा रहे हो तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि इन सभी बाइक्स के साथ जाना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें पैसे फंसा के यहाँ पे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और वहीं अगर आप अपने वीडियो को टॉपिक के अकॉर्डिंग बात की जाए कि होशोंग की बाइक्स में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलती थी, तो पहले हम लोग बात करेंगे GT250R के बारे में। तो अगर GT250R के फीचर्स के बारे में बात की जाए तो ये बाइक में आपको डुअल चैनल ABS भी नहीं मिलता था। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि अगर डुअल चैनल ABS नहीं होगा तो प्राइस भी कम होगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। अपनी कॉम्पिटिटर बाइक्स में GT250R सबसे महंगी बाइक थी। इसकी जो एक्स-शोरूम प्राइस थी इसके बंद होने से पहले वो थी 3.5 लाख रुपीज, और आप लोग समझ सकते हैं 3.5 लाख रुपीज अगर एक्स शोरूम होगी तो ऑन रोड कितनी हो सकती है। तो लगभग 4 लाख रुपए की ये बाइक थी, लेकिन इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी नहीं मिलता था जब ये बाइक सेल होती थी। तो ऊपर से एज स्पोर्ट्स बाइक होने के तौर पर भी इसका जो इंजन था वो लिक्विड कूल्ड नहीं था, इसमें आपको ऑयल कूल्ड इंजन देखने को मिलता था। इसमें कोई भी आपको LED हेडलैम्प देखने को नहीं मिलती थी। ऊपर से इतनी महंगी बाइक थी लेकिन इसमें सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स आता था। जी हाँ दोस्तों, 5 स्पीड गियर बॉक्स इसमें आता था। इसमें V12 250cc का इंजन था, लेकिन फिर भी इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स ही दिया जाता था। और इस प्राइस पॉइंट पे ना ही कोई क्विक शिफ्टर था, ना ही स्लीपर क्लच था, ना ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर तक देखने को मिलता था। तो आप लोगों ने यहाँ पे सुन लिया कि होशोंग GT250R कैसी बाइक थी, इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता था। अब बात करते हैं इसकी एल्डर सिबलिंग के बारे में जिसका नाम था होशोंग GT650R। तो होशोंग GT650R का भी वैसे ही केस था जैसे कि GT250R का था। GT250R की ही तरह इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलती थी, एक दो फीचर्स आपको भले उससे ज्यादा देखने को मिलती थी। और इसकी भी प्राइस कुछ कम नहीं थी, मतलब अपने समय में ये जो बाइक थी आज के समय के टाटा टियागो के प्राइस से मिला करती थी। लगभग 5.5 लाख रुपए ऑनरोड में ये बाइक मिलती थी। और अपने छोटे भाई की तरह मतलब GT250R की तरह इसमें भी आपको कोई भी ABS नहीं मिलता था। कोई ट्रैक्शन कंट्रोल, कोई राइडिंग मोड्स, कोई क्विक शिफ्टर, कोई भी इस टाइप के फीचर्स आपको इस बाइक के साथ नहीं देखने को मिलते थे। और अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और अगर एक बार लुक डालते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को लगेगा कि जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये काफी ज्यादा आउटडेटेड है। तो होशोंग GT250 और GT650R थी हमारे 6 नंबर पे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो होशोंग GT250R और GT650R थी हमारे 6 नंबर पे। तो वैसे अगर आप लोग होशोंग की कोई भी बाइक्स ओन करते हैं तो अपना ओनर एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5th नंबर जो बाइक है बात कर रहे हैं, ये एक इंडिया की लेजेंडरी बाइक है और ये हमेशा से अच्छी सेल होती आई है अपने लॉन्च के ही साथ। और इस बाइक का नाम है बजाज पल्सर 220F। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पल्सर 220F के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पल्सर 220F बहुत ही लंबे समय से इंडियन मार्केट में सेल होती आ रही है, लेकिन अगर अपडेट्स के बारे में बात की जाए तो स्टिकर्स और ग्राफिक्स अपडेट्स के अलावा इसमें कोई भी मेजर अपडेट आज तक आया नहीं है। हाँ, लेकिन प्राइस में अपडेट जरूर आया है। पहले ये जो बाइक थी ये आपको 1,20,000 1,30,000 रुपए में मिल जाती थी, लेकिन आज की डेट में ये जो बाइक है लगभग आपको 1.5 लाख रुपए ऑन रोड में मिलती है। और अभी भी ये बाइक में सिंगल चैनल ABS ही आता है। इस बाइक में कोई भी LED हेडलैम्प नहीं दिया गया है। इसमें अभी भी ऑयल कूल्ड इंजन ही आपको देखने को मिलता है। इसमें कोई भी आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो पल्सर 220F में आज भी बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है, और BS6 अपडेट आने के बाद भी इसमें ये सब फीचर्स को कंपनी ने डाला नहीं है। वैसे अभी 1 महीने पहले इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में एक छोटा सा अपडेट आया था, जिसके बाद से बजाज ने सोचा कि बस इतना दे दिया, अभी काफी और देने की जरूरत है नहीं।
तो अब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में डिस्टेंस टू एम्प्टी वाली भी फीचर आपको देखने को मिलेगी और साथ ही में फ्यूल कंजम्पशन लेवल कितना है ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब पहले इसकी जो स्पीड वाली केबल थी, मतलब जो स्पीडोमीटर की वायर थी, वो इसके फ्रंट व्हील में लगी हुई थी, लेकिन अब रियर व्हील से इसकी जो स्पीड वाली केबल है उसको कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये सब फीचर्स तो ठीक है, लेकिन कंपनी को यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में कम से कम दे देना चाहिए, क्योंकि प्लेटिना जैसी बाइक में भी आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो 5th नंबर पर थी पल्सर 220F। हम लोग बात करते हैं 4th नंबर पर जो बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 4th नंबर बात कर रहे हैं होंडा यूनिकॉर्न के बारे में। और वही होंडा यूनिकॉर्न एक ऐसी बाइक है जो कि काफी अच्छी सेल होती है, लेकिन अच्छी सेल होने के बावजूद भी होंडा इसमें फीचर्स देने में काफी ज्यादा कमी करती है। पहले BS4 इंजन के साथ ये जो बाइक थी 1 लाख के नीचे ऑन रोड प्राइस में आपको मिलती थी, लेकिन आज के डेट में ये भी जो बाइक है आपको लगभग 1,12,000 रुपीज ऑन रोड में मिलती है। तो 1,12,000 रुपीज प्राइस मार्किंग के साथ ये जो बाइक है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव तो हो ही गई है, लेकिन साथ ही में अगर फीचर्स के भी अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जो बाइक है काफी ज्यादा पीछे है। इसमें आपको एयर कूल सिस्टम देखने को मिलता है, इसमें सिंगल ट्रिप मीटर आता है, इसमें कोई भी आपको LED हेडलैम्प सेटअप देखने को नहीं मिलती है। वहीं अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर अगर एक बार देखते हो तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है आज से 10-20 साल पुरानी वाली बाइक में जैसा आती थी वैसा आपको देखने को यहाँ पे दिया जाता है। और वहीं ये जो बाइक है ये एक 160cc की बाइक है, लेकिन फिर भी इसमें आपको कोई भी टैकोमीटर नहीं मिलता है, मतलब कोई भी RPM मीटर नहीं मिलता है। और फीचर से हट के अगर एक बार इसके टायर्स के बारे में बात की जाए तो ये जो बाइक है एक 160cc बाइक होने के बावजूद भी इसकी जो रियर टायर की प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा छोटी है। फ्रंट टायर की भी छोटी है, लेकिन रियर टायर सिर्फ आपको 100 सेक्शन की मिलती है। तो आज के डेट में 160cc बाइक में लगभग आपको 130-140 सेक्शन के टायर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बाइक है जिसमें कि आपको 100 सेक्शन के टायर्स मिल रहे हैं। सुनिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो 3rd नंबर बाइक है उसके बारे में। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो 3rd नंबर बाइक के बारे में बात करें, ये एक ऐसी बाइक है जिसमें कि आपको आज के डेट में कोई भी फ्यूल गेज भी नहीं देखने को मिलता है। और फ्यूल गेज से यहाँ पे आप लोग समझ ही गए कि यहाँ पे हम लोग कौन सी बाइक के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्लासिक 350 एक ऐसी बाइक है जो कि आज के डेट में लगभग आपको 1,90,000 रुपए से लेकर 2,20,000 रुपए के बीच में मिलती है, लेकिन इस प्राइस मार्किंग के साथ भी ये जो बाइक है इसमें कोई भी फ्यूल मीटर नहीं आता है। तो अगर आपको देखना है कि आपकी बाइक में कितनी फ्यूल बची है तो डायरेक्टली आपको टंकी खोल के उसको हिला के देखना होगा कितनी फ्यूल बची हुई है। वैसे यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने एक वरदान जैसी चीज़ क्या दे दी है अपने कस्टमर्स लोगों को, वो है कि इसमें आपको फ्यूल वार्निंग लैंप मिल जाता है। अगर आपकी जो फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो फ्यूल वार्निंग लैंप जो है वो जल उठेगी, जिसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि आपकी बाइक में फ्यूल कम है। फिर भी लेकिन आप लोग खुद सोच के देखिए कि आज के डेट में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक बाइक में आपको फ्यूल मीटर भी नहीं देखने को मिलता है। इस बाइक में अभी भी आपको एयर कूल्ड सिस्टम ही देखने को मिलता है, लेकिन इसकी कंप्यूटर वाली बाइक्स में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी आप देखने को मिलने लगा है। और साथ ही में क्लासिक 350 के साथ अगर आपको टूरिंग करनी है और टूरिंग के दौरान अगर आपको पता करना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी आप लोगों ने कितने किलोमीटर की राइड मारी, तो वो भी चीज आप पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी ट्रिप मीटर नहीं आता है। तो अगर आपको एक्जैक्ट जानना है कि आप कितने किलोमीटर चले हैं तो आपको बार बार अपने ओडोमीटर्स की जो रीडिंग है उसको सेव करके चलना पड़ेगा। तो वैसे ये सब तो बात की बात है, लेकिन इसमें जो फ्यूल मीटर वाली फीचर नहीं आती है, बस उसी की वजह से ये बाइक को मेरे को इस लिस्ट में इंक्लूड करना पड़ा, क्योंकि फ्यूल मीटर आज की डेट में कितने ज्यादा नेसेसरी ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 2nd नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों 2nd नंबर पर हम लोग अगेन बात कर रहे हैं पल्सर सीरीज की एक बाइक के बारे में। और ये जो बाइक है पल्सर सीरीज की वन ऑफ द फ्लैगशिप बाइक है, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पल्सर NS200 के बारे में। तो पल्सर NS200 भी अभी काफी ज्यादा महंगी हो चुकी है अपनी BS6 अपग्रेड के बाद। और वहीं ये जो बाइक ये आपको मिलती है लगभग 1,55,000 रुपीज ऑन रोड में। लेकिन आज के डेट में भी ये जो बाइक है इसमें सिर्फ आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, इसमें अभी तक कोई भी डुअल चैनल ABS आया नहीं है, कोई भी स्लीपर क्लच टाइप की फीचर, कोई गियर पोजीशन इंडिकेटर, कोई LED हेडलैम्प, ऐसे कोई फीचर आपको देखने को मिलते नहीं है इस बाइक के साथ। वैसे जब बजाज ने इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ा रखी है अपनी पल्सर NS200 की, तो कम से कम इसमें डुअल चैनल ABS तो जरूरी दे देना चाहिए। भले स्लीपर क्लच, गियर पोजीशन इंडिकेटर ये सब फीचर ना दे, लेकिन इसमें डुअल चैनल ABS तो जरूरी दे देना चाहिए था कंपनी को। और वहीं अगर इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर वाली बाइक अगर अपाची 200 4V के बारे में अगर बात की है तो वो जो बाइक है वो काफी ज्यादा फीचर लोडेड है। अपनी से ज्यादा प्राइस में आने वाली भी बाइक से भी ज्यादा फीचर्स अपाची 200 4V में आपको मिलते हैं, जैसे कि उसमें आपको डुअल चैनल ABS, राइडिंग मोड, स्लीपर क्लच इस टाइप के फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन NS200 में कोई फीचर्स आपको ऐसी नहीं देखने को मिलती है। तो बजाज को भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से NS200 भी काफी ज्यादा फीचर लोडेड बाइक हो जाए। तो अब हम लोग फाइनली बात करते हैं यहाँ पे जो 1st नंबर बाइक है उसके बारे में। दोस्तों अब हम लोग 1st नंबर बात कर रहे हैं कावासाकी की एक बाइक के बारे में, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कावासाकी W800 के बारे में। जैसे यहाँ पे मैं चाहता तो कावासाकी निंजा 400 को भी इंक्लूड कर सकता था, क्योंकि वो भी बाइक में काफी कम फीचर्स आते थे और काफी एक्सपेंसिव वो बाइक थी। लेकिन उसका BS6 मॉडल आपको इस साल तक मार्केट में देखने को मिलने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि इस वाली BS6 मॉडल को एक बार आने देते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं कि नहीं। फिर अगर उसमें भी कोई फीचर्स नहीं मिल रहे हैं तो ऐसी एक और वीडियो बना के उस बाइक को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कावासाकी W800 के बारे में। और वहीं ये एक रेट्रो क्रूजर बाइक है
और हाँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ जानता हूँ कि रेट्रो क्रूजर बाइक्स में फीचर्स की कमी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस बाइक में फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत टेक्निकल फीचर्स यहाँ पे कम है। लेकिन अगर फीचर्स की बात को अगर 1 मिनट साइड रख के अगर आप इस बाइक की लुक की ओर अगर देखते हो तो कभी भी आपको विश्वास नहीं होगा कि ये जो बाइक ही इतनी महंगी हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये जो बाइक है आपको 1.5-2 लाख रुपए की लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो बाइक है ऑन रोड में मिलती है 8 लाख रुपए में। और ये भी प्राइस पॉइंट पे इस बाइक में कोई भी गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं आता है, कोई भी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं आता है। ऊपर से ये जो बाइक है 773 सीसी की है, लेकिन इसमें सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स ही कंपनी देती है। तो यहाँ पे आप लोग सोचते हो कि 200 सीसी की बाइक्स में कंपनी वाला 5 स्पीड गियर बॉक्स क्यों देती है, क्योंकि आज के डेट में तो आपको 155-160 सीसी की बाइक्स में भी कोई 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप लोग सोचते हो कि कंपनी 200 सीसी की बाइक्स में 6 स्पीड गियर बॉक्स आज के डेट में क्यों नहीं देती है, जैसा कि 150 सीसी प्रीमियम बाइक्स में भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलती है। तो उन लोगों को यहाँ पे जानकर खुशी होगा कि उनकी जो 200 सीसी की हाई डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक है उसी में सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स नहीं आता है। यहाँ पे कोई ऐसी बाइक है मार्केट में जो कि 800 सीसी तक की है, जिनमें कि आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। और वहीं सिर्फ इस बाइक में आपको हेडलैम्प में एलईडी का इस्तेमाल किए हुए देखने को मिलता है, और कोई दूसरी जगह यहाँ पे एलईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे थी कावासाकी W800 और यही सब 6 बाइक्स थे इस लिस्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।